चलो क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है इंटरनल एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 4 अनसॉल्व। अक्षत पढ़ क्या कह रहे हैं। 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atm. 2 liters of an ideal gas, वॉल्यूम दे रखी है 2 liters at a pressure of 10 atm. Expand isothermally into vacuum until its total volume is 10 liters. इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर्स थी, फाइनल वॉल्यूम हो गई 10 लीटर एंड इट इज एक्सपेंडिंग इनटू वैक्यूम आइसोथर्मली। आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है तो वी नोट दैट डेल्टा U इज इक्वल टू 0 सिंस इट्स एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion? हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन। मीनिंगली आपको क्या बोला, सबसे पहले चीज बोली है दैट इट इज एंटरिंग इनटू वैक्यूम। वैक्यूम में एंटर कर रही है तो P एक्सटर्नल इज 0, तो P एक्सटर्नल आपको बोल दिया स्पेसिफिकली इट्स 0। W का फॉर्मूला इज माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V विच वुड कम आउट टू बी W आ गया 0 बेटा। हाँ जी बेटा, क्योंकि वैक्यूम में एंटर कर रही है, वैक्यूम में कोई गैस ही नहीं होती, इंटू एन इवैक्यूएशन बोल रहे हैं वो क्लियरली। W 0 है, डेल्टा U पहले ही 0 था तो Q वुड कम आउट टू बी। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट कुछ और बोल रहे हैं, बोलो फर्स्ट पार्ट। If the same expansion takes place against a constant external pressure of 180. Now the constant external pressure is 1 atm and the same expansion is taking place from 2 liters to 10 liters. So हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W is equal to minus of P external delta V. So minus of 1 atm delta V would be V2 minus V1. So minus 1 atm into V2 is 10 minus 2 comes out to be 8 minus 8 atm लीटर, और सिंस atm लीटर है तो बेटा 101.2 से मल्टीप्लाई करना पड़े 101.3 से, सो इट वुड बी समवेयर अराउंड टू बी 810.2 या समथिंग लाइक दैट ओनली। एक बार कैलकुलेट कर लोगे जूल्स, दिस वुड बी द बेटा atm लीटर क्या वर्क डन की यूनिट होती है, फिर कैसे छोड़ देगा। 101.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 को, तब जाके आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं। If the same expansion takes place to a final volume of 10 liters conducted reversibly. अब बोल रहे हैं सेम एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स, मतलब V फाइनल आपको V2 क्या दे दिया, 10 लीटर्स दे दिया। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आप बोल दिया रिवर्सिबली हो रहा है बेटा, तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1, सो इट वुड बी माइनस ऑफ 2.303। बेटा nRT हमें क्वेश्चन में नहीं पता क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता होंगे तो nRT नहीं पता होगा हम लोगों को, बट वी ऑल्सो नो दैट PV इज इक्वल टू nRT, तो nRT की जगह कैन आई पुट PV, सो इस nRT की जगह आई एम सब्सटीट्यूटिंग PV log ऑफ V2 बाय V1, सो माइनस ऑफ 2.303 P, प्रेशर कितना दे रखा है 10, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 2, log ऑफ V2 फाइनल वॉल्यूम इज 10 liters by initial is 2, so it would be minus of 2.303 into 20, इसको आप डायरेक्ट माइनस करना चाहो तो log 10 माइनस log 2, log A by B का फॉर्मूला लगाया मैंने, माइनस ऑफ 2.303 into 20, 1 minus 0.3010 into 0.6990, यहाँ से पुट करोगे बेटा यू वुड गेट योर आंसर दिस मच,
जूल्स। आंसर पहले आपका एटीएम लीटर में आएगा, उस एटीएम लीटर को इनटू 101.3 कर दोगे तो यू वुड गेट योर आंसर इन जूल्स। सर पिछले वाले में माइनस आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है 2 लीटर्स से 10 लीटर्स पे जा रही है तो गैस इज डूइंग द वर्क डन, तो वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन है, वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन इज ऑलवेज नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ भी नेगेटिव आएगा। डन? क्लियर है? बेटा जब W निकाल लिया आपने, डेल्टा U 0 है तो हीट यही सेम हो जाएगी, बस प्लस साइन आ जाएगा उस हीट में, Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W होएगा, तो जो भी W आ रहा है उसमें माइनस कर दोगे तो हीट आ जाएगी आपके पास। तो मतलब वो डायरेक्ट पॉजिटिव कैसे आया? मतलब कि वो प्रीवियसली वो नेगेटिव था सर। क्या प्रीवियसली नेगेटिव था? तो मतलब वो सेकंड लास्ट में से वो नेगेटिव है ना, तो उस लास्ट स्टेप पे वो मतलब वो पॉजिटिव आया सर डायरेक्टली। ये यस कहाँ पॉजिटिव है? मैंने लिखा है प्लस यहाँ पे, मैंने आंसर लिख दिया वहाँ पे आंसर लिख दिया मैंने। कैसी बात करता है यार, आंसर तो निकालेगा ना, जब माइनस है तो माइनस में ही आंसर आएगा, प्लस में कैसे आ जाएगा? ये लो यार, थोड़ा सा और किसी और को भी शायद कंफ्यूजन हो। अब ठीक है? हाँ क्या कह रहा है? आंसर लिख दो इसके लिए। आंसर क्या आ रहा है? मैंने कैलकुलेट 630.93 पॉइंट। अब ठीक है? अब ठीक है? अब मैंने माइनस लिखा, वहां पे प्लस नहीं लिखा। एंड डेल्टा U 0 होगा क्योंकि आइसोथर्मल है, तो Q क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ W विच वुड बी 1630.93 जूल्स इन प्लस। क्लियर? ठीक है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। शिवांग पढ़ 5th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 2 moles of an ideal gas at 2 atm 2 moles of an ideal gas at 2 atm pressure, तो मतलब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गैस के 2 moles at a pressure of कितना बोला है? 2 moles of an ideal gas at 2 atm, pressure is 2 atm। ठीक है आगे चलो। 27 degrees Celsius टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। compressed isothermally आइसोथर्मली है तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0 सिंस इट्स एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। चलो आगे। final volume half तो V फाइनल बोल दिया इज हाफ ऑफ V इनिशियल is by an external pressure of 4 atm P एक्सटर्नल भी दे दिया, दैट इज work done heat और energy निकालना W निकालना है, Q निकालना है और डेल्टा U निकालना है। बेटा सबसे पहली बात तो देखो वर्क डन निकालने के लिए सिंस इट्स नॉट द रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल है, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे P डेल्टा V। उस P डेल्टा V के लिए एक्सटर्नल P आपको दे दिया है। इसके बाद क्या चाहिए? डेल्टा V। डेल्टा V किससे निकलेगा? V इनिशियल और V फाइनल, जो कि आपके पास है नहीं, ना तो V इनिशियल है ना ही V फाइनल है। पहले तो हमारे को क्या निकालना पड़ेगा? इनिशियल वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। उस इनिशियल वॉल्यूम के लिए क्या बोल दिया? 2 मोल्स है गैस के, 2 atm पे है एट 27 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT, यूज कर लेते हैं। तो V इनिशियल क्या हो गया? nRT बाय P, नंबर ऑफ मोल्स इज 2, R कितना होता है हमारा? 0.082, 1 होता है वैसे 281 इंटू 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन्स बाय 2 से 2 कैंसिल, कम्स आउट टू बी 8.21,
6 लीटर्स। ये आ गई इनिशियल वॉल्यूम बेटा। इनिशियल वॉल्यूम आने के बाद फाइनल वॉल्यूम उन्होंने क्या बोला है, वी फाइनल इज हाफ ऑफ वी इनिशियल, सो हाफ ऑफ 24.6 दैट इज 12.3 लीटर्स। अब आपके पास V1 भी है, V2 भी है, या V इनिशियल भी है, V फाइनल भी है, तो हमारे पास W का फॉर्मूला माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, और माइनस P एक्सटर्नल क्या है हमारे पास 4 डेल्टा V इज V2 माइनस V1 minus 4 ATM into V2 is V final is 12.3 minus of 24.6, it would come out to be plus 12.3 into 4, which comes out to be 49.2 ATM liter. When you would multiply it with 101.3, you would get the answer in joules. By multiplying it with 101.3, we would get the answer in joules. सर PV is equal to nRT के फॉर्मूले में V इनिशियल कैसे आया, मतलब V फाइनल क्यों नहीं आता? फाइनल क्यों आएगा जब सारी इनिशियल आपको कंडीशंस दे रखी हैं, तो वॉल्यूम जो निकलेगी इनिशियल निकलेगी, फाइनल निकलेगी। सर मेरे पिछले वाला आंसर तो बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है, 3200। मल्टीप्लिकेशन देख बेटा एक बार, जस्ट कैलकुलेट करिए तो फिर वही होगा आंसर, उसने गलत निकाला होगा। जो मैंने यहाँ पे दिखाया था उसके अकॉर्डिंग सेम 2.303 into 20 into 0.6990। इसका आंसर आएगा 30.19 30 30.19 30.19 तो यहाँ पे जूल्स में ही आएगा ना, डायरेक्ट ही जूल्स में आएगा ये तो, क्यों नहीं आएगा? एटीएम पर लीटर में, हाँ एटीएम पर लीटर में, ATM पर लीटर में क्यों? एटीएम लीटर, अच्छा हाँ, PV ले लिया ना, NRT नहीं लिया, हाँ ठीक है। ATM लीटर में आ गया होगा, ATM लीटर को फिर 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3261.44। इसको चेंज कर लेना, 3261.44 कह रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको, आंसर को, इस आंसर को एक बार चेक कर लेना। ये आंसर कह रहा है कुछ और आंसर आ रहा है, तो आप लोग क्रॉस चेक कर लोगे आंसर क्या आ रहा है एक बार, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत बोलो जल्दी से, इसमें कोई प्रॉब्लम? पक्का? बढ़े आगे, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में और कुछ जल्दी से, एनीथिंग एल्स इन द इंटरनल एनर्जी, फास्ट बोलो। नो, ठीक है। Next topic of the chapter is enthalpy, denoted by capital H. Enthalpy denoted by capital H. इधर सब ध्यान से देखोगे, अब इधर नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। पीछे वाली चीजें अगर कुछ स्किप हो रखी हैं, मिस हो गई हैं, नहीं क्लियर हुई हैं, लीव दैट असाइड। नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग विद एंथैल्पी बेटा, हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा था। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों की दोनों चीजें हीट होती हैं, बस फर्क क्या होता है, वन ऑफ देम इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वन ऑफ देम इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। होती दोनों हीट हैं, बोथ ऑफ देम। अगर मैं कहना चाहूं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज लास्ट जो टॉपिक पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, क्या पढ़ा था, दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये फॉर्मूला पढ़ के आए बेटा हम।
and we also know that W is equal to minus P delta V. W is minus of P delta V. Let this be equation 1. अगर इक्वेशन 1 में मैं इसको माइनस P डेल्टा V W की जगह पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V और Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हम इस फॉर्मूले को यूज करके एंथैल्पी का काम करेंगे. अभी तक यहाँ पे इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको एंथैल्पी नहीं दिख रही होगी. नाउ वी वुड बी डिराइविंग एंथैल्पी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ध्यान से सुनना सब अच्छे से. अब let's say my process is being carried out first of all at constant volume. If a process is carried out at constant volume, अगर बेटा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट होएगा तो कहना है इसे डेल्टा V वुड बी इक्वल टू 0. जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो V2 माइनस V1 वुड कम आउट टू बी 0. सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू 0. P इंटू 0 इज 0 ओनली. सो कहना है इसे Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम. Q V का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट is coming out to be equal to, तो मतलब इंटरनल एनर्जी जो मेरी होती है बेटा दैट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर हम हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं मीनिंगली वी आर फाइंडिंग द इंटरनल एनर्जी. आगे चलते हैं. आप फिर से मैं उसी फॉर्मूले पे वापसी जा रहा हूं दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. Now let's say the process is being carried out at constant pressure. If a process is carried out at constant pressure, अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट होएगा तो डेल्टा P वुड बी इक्वल टू, P तो 0 नहीं होगा ना, डेल्टा P 0 होएगा जैसे वहां पे डेल्टा V 0 था. बेटा मेरी इक्वेशन में कहीं पर भी डेल्टा P है ही नहीं. अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूं शैल आई राइट Q P इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. लेट दिस बी इक्वेशन 2. कोई प्रॉब्लम? इस इक्वेशन में मैंने एक T डाल दिया क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हम काम कर रहे हैं दैट्स व्हाई. तो QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. और अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके चेंज करना चाहूं डेल्टा U इज U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1 और QP इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस. कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से. हाँ जी बोलो. इसमें क्या दिक्कत है बोल बेटा. यहाँ पे QV समझ में आया था. क्या था ये QV? यहाँ पे प्रोसेस किस पे कैरी आउट हो रहा है. तो मैंने अगर इस इक्वेशन में Q की जगह QP लिख दिया तो क्या गलत करा फिर. अरे मेरे बेटा वही तो पूछो इसमें मैंने किया क्या. इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करके Q की जगह QP तो लिखा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन हो रही थी. कुछ भी नहीं किया. सेम तो इक्वेशन है ये दोनों. और ये इक्वेशन ये रही ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है एज इट इज. यहाँ पे तो इस वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया और मैंने कहा कि अब मैं प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट कर रहा हूँ तो Q की जगह QP लिख दिया बस. और तो कुछ भी नहीं किया मैंने. वैसे की वैसे इक्वेशन लिखी है. डेल्टा U क्या होता है? U2 माइनस U1 होता है.
डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है, देखो वहां पे U2 माइनस U1, V2 माइनस V1। और अगर इसको एक्सपैंड करना चाहो U2 प्लस PV2, ये लिख लिया, और माइनस बाहर रख के U1 प्लस PV1, ये लिख लिया। बताओ, इस इक्वेशन में प्रॉब्लम कह रहा था ना, पक्का? इसमें कुछ नहीं किया मैंने, Q की जगह QP लिखा, बिकॉज आई एम कैरिंग द प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट होएगा तो Q की जगह आई एम राइटिंग दैट Q टू बी QP एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? अब बेटा जो हम नया अपना थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज एंथैल्पी, दैट एंथैल्पी इज इवेंचुअली U प्लस PV। H जो होता है, एंथैल्पी जो होता है बेटा, वो होता है U प्लस PV। सो अगर मुझे H1 लिखना है तो कैन आई राइट इट टू बी U1 प्लस PV1 सिंस वी आर कैरिंग द प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर की तो बात ही नहीं है ना बेटा, तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए P मैंने एज इट इज लिखा, P1 P2 नहीं लिखा। और अगर H2 लिखना चाहूं तो क्या लिखूं, U2 प्लस, कोई दिक्कत, सब्स्टिट्यूटिंग H1 H2 इन द अबव इक्वेशन। अगर अबव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो QP क्या आ जाता है, H2 माइनस H1, ये H1 है, यहां पे पुट किया, ये H2 है, यहां पे पुट किया, H2 माइनस H1 आ गया। तो QP क्या आ गया, इज डेल्टा Is QP coming out to be delta P? QP, delta H, sorry. Substituting that QP is equal to delta H in equation 2. Substituting QP is equal to delta H in equation 2. क्या हो जाएगा, डेल्टा H is equal to delta U plus P delta V. This is the final equation that we obtained, that delta H comes out to be equal to delta U plus P delta V. बस इस इक्वेशन में मैंने QP की जगह डेल्टा H डाल दिया, that's it. Else everything is same. बोलो बेटा। क्लियर बात, कोई प्रॉब्लम? सो द फॉर्मूला इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। हो गया? नो सर, वो थोड़ा सा रहेगा। मैं यहाँ पे लिखना ख़त्म करता हूँ, तो लिखना स्टार्ट करता है उस टाइम पे। तेरे लिए ही कह रहा हूँ बेटा। सर वैसे ही
नमन फोर्थ छोड़ देगा फोन या नहीं? छोड़ दे। चले आगे, ठीक है, ध्यान दोगे अब। नाउ वी आर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू और क्यूपी एंड क्यूवी के बीच में हम रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं। जो अभी आपने फॉर्मूला फाइंड आउट किया है उसी फॉर्मूले को फॉर गैसेस हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं क्या होगा। हमने एक फॉर्मूला लिखा अभी बेटा जो डिराइव किया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, हैव वी डिराइव दिस फॉर्मूला राइट नाउ? इसी फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस, कोई दिक्कत? डेल्टा एच को क्यू पी, डेल्टा यू को क्यू वी, यही तो पढ़ा अभी हम लोगों ने। डेल्टा एच इज द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा यू इज द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर मैं गैसेस की बात कर रहा हूं बेटा, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस वी वन, और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन। एंड फॉर आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर मुझे पी वी वन लिखना है बेटा, आर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर हम कांस्टेंट पे काम करते हैं, चेंज क्या होएगा? नंबर ऑफ मोल्स। शैल आई राइट N1 RT एंड PV2 is equal to N2, substituting that in equation 1, क्या आ गया? डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus N2 RT माइनस N1 RT, और डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus N2 माइनस N1 इंटू RT, ठीक है। N2 माइनस N1 मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स यू कैन से। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। सुन लेना अब अच्छे से, यहाँ पे ये G क्या है? बेसिकली हम गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो डेल्टा एन जी इज द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसेस। मतलब अगर मुझे डेल्टा एन जी लिखना है तो आई वुड राइट इट टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसेस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ। अगर गैस के अलावा चाहे रिएक्टेंट में चाहे प्रोडक्ट में कोई भी नंबर ऑफ मोल होएगा तो दैट वुड बी जीरो फॉर मी। हम खाली गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को ही काउंट करेंगे अगर हम डेल्टा एन जी फाइंड आउट कर रहे हैं तो, बिकॉज वी हैव यूज्ड अ आइडियल गैस इक्वेशन ओवर हियर, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। Because of that particular reason we are only and only interested in the gases number of moles, nothing other than that. Got it? So delta Ng is the change in the number of moles for gases, which is N2 minus N1, or N for product of gases minus N for reactant of gases. कोई डाउट्स किसी को इसमें? So this is the final formula that we derived, जिसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चन करेंगे, और ये आपको साथ में पता होना चाहिए फॉर डूइंग द क्वेश्चंस। डेल्टा एन जी वाली बात। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट। P is for products, R is for reactants and G is for the gases we are discussing जो। चलें, हो गया एवरीवन?
आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। मूव करूं आगे इसको। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ के देखो जल्दी से क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ ले बेटा, सबको कह रहा हूं, तेरे को ही नहीं कहा, सबको कहा है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। चलो ध्यान दोगे, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पे। नमन पढ़ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। If water vapor is assumed to be perfect gas, molar enthalpy change at 1 bar and 100 Celsius is 41 kilojoule. Mole 141 kilojule per mole. Calculate the internal energy change when a 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 Celsius. बोल रहे हैं कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वी आर हैविंग विद 1 मोल ऑफ वाटर एंड वी आर कन्वर्टिंग दैट 1 मोल ऑफ वाटर टू 1 मोल ऑफ गैस, मतलब वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो कैन आई राइट द इक्वेशन लाइक दिस। बोलो बेटा। सबसे पहला काम ही मैं क्या करूं, डेल्टा एन जी निकाल लूं, क्योंकि उसका तो काम आएगा ही। सो डेल्टा एन जी फॉर मी इज एन पी माइनस एन आर विच वुड बी 1 माइनस 0, दैट्स 1। होगा 1, कैसे होगा 1? प्रोडक्ट्स में 0 क्यों होगा बेटा? प्रोडक्ट में गैस है, रिएक्टेंट में लिक्विड है। गैस के मोल्स 1 है वहां पे, रिएक्टेंट में लिक्विड है, मोल्स होते ना होते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0। तो 1 माइनस 0 इज 1। फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच हमको दे रखा है बेटा 41 इज इक्वल टू डेल्टा यू निकालने के लिए बोला है, प्लस डेल्टा एन जी इज 1। आर की वैल्यू आपको जो पता है दैट इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन। बट यहां पे जो डेल्टा एच हमको दिया हुआ है वो किलो जूल्स में दे रखा है बेटा, तो आर शुड ऑल्सो बी इन किलो जूल्स। या तो इसको जूल्स में करो या उसको किलो जूल्स में, दोनों में से एक ना एक काम करना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है। सो 8.314 ज्यादा अच्छी बात है, किलो जूल्स में निकालोगे आंसर छोटा आएगा, जूल्स में निकालोगे तो आंसर बड़ा आएगा। तो किलो जूल्स में आंसर निकाल के आगे वाली चीज को आप स्किप आउट भी कर सकते हो। मतलब किलो जूल्स में मान लो आपके पास 37.23 आया, वहां पे छोड़ सकते हो, बट जूल्स में निकालोगे तो इट वुड बी 37425 ऐसे निकालना पड़ेगा। कोई जरूरत ही नहीं है, किलो जूल्स में निकालो, दैट वुड बी इजियर फॉर यू। 10⁻³ इनटू टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। कभी भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते, वी नीड टू कन्वर्ट इट टू केल्विन। सो इट वुड बी over here it is 373। so बेटा डेल्टा यू क्या आ गया? it is 41 minus of 8.314 into 373 into 10⁻³ from here I would be calculating delta u which is coming out to be how much? 37.9 kilojoules पर मोल। बात समझ में आई बेटा? सेकेंड पार्ट भी बोल रहे हैं शायद वो हमको कुछ। 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस, मतलब इक्वेशन बोल रहे हैं H2O लिक्विड टू H2O सॉलिड। डेल्टा Ng which is Np minus Nr comes out to be आएगा 0।
ना तो बेटा रिएक्टेंट में गैस है ना ही प्रोडक्ट में गैस है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वुड बी जीरो, इवेंचुअली डेल्टा एन जी इज जीरो. फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा एच 41 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस जीरो लिख लो इसको. जब डेल्टा एन जी जीरो है तो जीरो इंटू एनीथिंग इज, so delta H comes out, delta U comes out to be 41 kilojoule per mole. Noted? सेकंड पार्ट. जिसने कर लिया ट्राई टू सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. into 10 raised to power minus 3 kilojoules में करने के लिए करा. हाँ बेटा, क्योंकि ये किलो जूल्स में है ना दिस थिंग. चले आगे. चलो क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व्ड. क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व्ड. तो अपराध बेटा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? Find out the internal energy change for the reaction A liquid to A gas at 373 Kelvin. Heat of vaporization is 4166 kilojoule per mole. हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 4166 kilojoule per mole. 40.66 किलो जूल पर मोल. डेल्टा एच दे दिया 40. आगे चल बेटा बस. And R is equal to 8.3 joule. R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन. Sir, 8.3. एक ही बात है, कुछ भी ले लो. ठीक है, आपसे बोला यू नीड टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कैलकुलेटिंग डेल्टा एन जी which is np minus nr, that would come out to be 1 minus 0 which is 1. delta h is equal to delta u plus delta ngr t. delta h कितना गिवन है 40.66 is equal to delta u you need to find out plus delta ng is into टेम्परेचर इज कितना टेम्परेचर बोला हुआ बेटा? 373. डेल्टा यू वुड बी 40.66 माइनस 8.314 इंटू 373 into 10 raised to the power minus 3. From here I would be calculating delta U, this much kilojoule per mole. हो जाएगा बेटा? हो जाएगा? Clear? Unsolved question number 4. Unsolved question number 4.
देव पढ़ फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. When NH4NO2 solid decomposes at 373 Kelvin, it forms N2 gas and H2O gas. The delta H for the reaction at 1 atmospheric pressure and 373 Kelvin is minus 223.6 kilojoule per mole for NH4. 223.6. ठीक है. NO2 solid decompose. What is the value of delta U for the reaction under the condition? अंडर द सेम कंडीशंस. ठीक है. आपसे बोला एक रिएक्शन है NH4NO2 इज डीकम्पोजिंग. रिएक्शन नहीं गिवन है क्वेश्चन में. यू हैव टू फॉर्मुलेट द रिएक्शन बाय योरसेल्फ. इज डीकम्पोजिंग टू गिव यू N2 प्लस H2O गैस, N2 गैस प्लस H2O गैस, एंड टेम्परेचर दे दिया, डेल्टा H दे दिया. यू हैव बीन टोल्ड टू कैलकुलेट डेल्टा U. सो आपको सबसे पहली चीज बेटा इक्वेशन को बैलेंस करना है. दिस इज नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. फर्स्ट वी नीड टू बैलेंस इट आउट. N2 N2 H4 H2 सो 2. सबसे पहली चीज डेल्टा Ng विच इज NP minus NR. NP is 3 minus 0 comes out to be 3. यहाँ चेक कर लो 3 और 0 समझ में आई कैसे 3 और 0 लिए मैंने. प्रोडक्ट्स में दोनों की दोनों गैसेस हैं बेटा, और एक के मोल 1 है दूसरे के मोल 2 हैं, तो 3 हो गए. और रिएक्टेंट में इट्स अ सॉलिड, सॉलिड के मोल से 0. सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT. सो डेल्टा H आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या है, दैट इज माइनस 223.6 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस 3 इंटू 8.314 इंटू 10 raised to the power minus 3 इंटू 373. So delta U is minus of 223.6 minus 3 into 8.314 into 373 into 10 raised to the power minus 3. From here I would be able to calculate delta U and it would come out to be in minus this much kilojoule per mole. डेल्टा U इज दिस मच माइनस दिस मच किलोजूल पर मोल. जो भी आपका आंसर आएगा माइनस में आएगा बेटा. ने करी है, बोलो बेटा. क्वेश्चंस में, टॉपिक में, किसी भी चीज में पक्का. हाँ जी बोलो. समझ ये जो डेल्टा NP है तो मतलब NP माइनस NP मतलब वो 1 आधा ऐसे जैसे इसमें 3 भी आएगा. मतलब मैं भी नहीं समझा क्या बोला तूने. वो तो मैं समझ गया कहाँ पे बोल रहा है, मैं उसकी बात नहीं समझ पा रहा क्या कहना चाह रहा है. हाँ फिर से बोल, फिर से बोल बेटा. हाँ बोल बेटा. समझ लो सर आज मैंने सर उधर आ जा यार, क्यों नहीं. ये ले बेटा, सर पेन सर. ध्यान से सुनोगे आप. नेक्स्ट टॉपिक इज हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी. हाँ हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल C. सुनना होती क्या है बेटा हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of a substance by 1 degree Celsius. इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए जो मुझे हीट रिक्वायर्ड होगी दैट वुड बी हीट कैपेसिटी.
इसका सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होएगी दैट वुड बी हीट कैपेसिटी। किसी भी सब्सटेंस का, कितने भी मास ऑफ सब्सटेंस का, कितनी भी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस का, कितने भी मोल्स ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री से हीट इंक्रीज करनी है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, उसके लिए जो भी आपको हीट रिक्वायर्ड होएगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, ऑफ इट्स मोल्स, ऑफ इट्स वॉल्यूम इज गिवन द नेम ऑफ हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल C। कितना भी सब्सटेंस हो इर्रिस्पेक्टिव, बस प्रोवाइडेड 1 डिग्री से हीट इंक्रीज करनी है, दैट्स इट। टेम्परेचर इंक्रीज करना है, हीट नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री से। सी, सो द मिनिमम or the heat, the amount of heat required, the amount of heat required to increase the temperature of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस का, कितने भी मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए जो भी आपको हीट लगेगी, उस हीट को आप क्या बोलोगे? हीट कैपेसिटी। कैपिटल C को अगर मैं लिखना चाहूं तो बेटा आई वुड राइट इट टू बी Q बाय डेल्टा T। अब सुनना क्यों लिखा मैंने ऐसा। मैंने क्या बोला? कैपिटल C क्या है? हीट रिक्वायर्ड। किसके लिए? 1 डिग्री ऑफ अ सब्सटेंस, 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का। तो बेटा जब डेल्टा T इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो C वुड बी इक्वल टू Q और नॉट। यही तो होती है हीट कैपेसिटी। बट जरूरी तो नहीं है ना कभी भी टेम्परेचर हर बार 1 डिग्री से ही इंक्रीज होएगा। मान लो टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज हुआ तो जितनी भी हीट आपने दी 10 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए डिवाइडेड बाय 10 कम्स आउट टू बी हीट कैपेसिटी। बट हीट कैपेसिटी 1 डिग्री सेल्सियस के लिए ही निकलेगी, दैट्स व्हाई मैंने डिवाइडेड बाय डेल्टा T किया। दैट डिफरेंस शुड ऑलवेज कम आउट टू बी 1, और अगर 1 नहीं है तो उस नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा टू मेक इट टू बी 1। दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड इट बाय डेल्टा T। गॉट इट एवरीवन? सेकंड आती है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डिनोटेड बाय स्मॉल c। कैपिटल C फॉर हीट कैपेसिटी, स्मॉल c फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसमें क्या ऐड हो जाता है? इसमें बोलता है टेम्परेचर 1 डिग्री से ही इंक्रीज करना है, बट 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस का। 2 का नहीं हो सकता, 10 का नहीं हो सकता, 50 का नहीं हो सकता, 1000 का नहीं, 1 ग्राम। 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी उस हीट को क्या बोलोगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम बाय 1 डिग्री। सो इसी में ही मान लो ये 100 ग्राम्स के लिए था और आपको अगर 1 ग्राम के लिए चाहिए तो डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1 ग्राम के लिए आ जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ हीट required to increase the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius, we call that to be specific heat capacity. So can I write? बेटा कॉपी करने के चक्कर में तुम समझना सब भूल जाते हो, समझने की जरूरत ही नहीं है, बस कॉपी कर लो। So I can write small c to be equal to capital C by m, that is mass in grams.
अगर मेरा हीट कैपेसिटी 100 ग्राम्स के लिए निकली थी, मान लो मेरा सब्सटेंस था 100 ग्राम्स का, और स्पेसिफिक हीट किसके लिए निकलती है, तो हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 100 करूंगा 1 के लिए आ जाएगी, और वो 1 के लिए क्या होती है, स्मॉल सी होता है। बात समझे? पक्का? सो क्या मैं कैपिटल सी को स्मॉल सी इंटू एम लिख सकता हूं? और कैन आई सब्सटीट्यूट इट इन इक्वेशन 1 नाउ? कैपिटल C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा T, और Q इज इक्वल टू, शैल आई राइट MC, और Q इज इक्वल टू कैपिटल C इंटू डेल्टा T। कैपिटल C इंटू डेल्टा T को हम क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू कैपिटल C को लिखूं स्मॉल c इंटू m, कैपिटल C को shall I write small c into m, so I would write it to be m c delta t. This is my formula that I would be using for doing the numerical m c delta t. कैपिटल C की जगह मैंने m c डाल दिया, ये बस फॉर्मूला बन गया, Q इज इक्वल टू m c डेल्टा t। इधर इधर सब यार प्लीज कॉपी करने में ज्यादा इंटरेस्ट मत लो, इधर समझ लो फिर कर लेना आराम से। तो दो हीट कैपेसिटी मैंने आपको बताई, वन वाज द हीट कैपेसिटी एंड अनदर इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ कम्स इज अनदर हीट कैपेसिटी गिवन द नेम ऑफ denoted by Cm। हीट कैपेसिटी 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का, स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मोलर हीट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब ये हो सकता था 100 मोल के लिए निकली हो, बट अगर आपको 1 मोल के लिए निकालनी है तो दिस डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, वो क्या आ जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius, or we can write Cm is capital C by number of moles. Cm is capital C, that is heat capacity by number of moles. बात समझ गए बेटा? तीनों हीट कैपेसिटीज क्लियर है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। पक्का? चलें आगे? ठीक है। अब बेटा हीट कैपेसिटीज भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सो वन इज CV, that is heat capacity at constant volume, and another is CP, which is heat capacity at constant pressure। और फॉर्मूला होता है बेटा Cp minus Cv is equal to NR, where N is the number of moles, R is the gas constant, and if we are talking about 1 mole, मतलब अगर हम मोलर हीट कैपेसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो 1 मोल के लिए होती है, तो वही क्या हो जाएगा, Cp minus Cv is equal to R, where N would be equal to 1. For 1 मोल Cp minus Cv is equal to R. N की जगह क्या हो जाएगा, 1 सब्सटीट्यूट कर दोगे बस।
ठीक है। अब इस Cp और Cv से हम एक चीज फाइंड आउट कर पाते हैं। इधर देखो, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती है। देयर कैन बी अ गैस ऑफ सिंगल एटम, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन. देयर कैन बी अ गैस ऑफ टू एटम्स, O2, H2, N2, Cl2, F2. all these are diatomic gases. There can be a gas of three atoms, O3, NO2, CO2, SO2. Triatomic gases. तो किसी भी गैस का ये बताना कि would it be a monoatomic gas, would it be a diatomic gas, or would it be a triatomic gas, we calculate a term given the name of gamma. We find out a term given the name of gamma. Gamma is Cp by Cv. बोलता है अगर गामा की वैल्यू कम्स आउट टू बी समवेयर क्लोज टू बी 1.60, देन इट इज मोनोएटॉमिक गैस. If gamma comes out to be somewhere close to be 1.40, then it is diatomic gas. And if gamma comes out to be somewhere close to be 1.30, then it is triatomic gas. Monoatomic, diatomic, triatomic, depending upon the value of gamma. Depending upon the value of gamma. Everyone clear with this? पक्का? आ जाओ जल्दी से सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पे. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. साक्षी पढ़ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन. Calculate the energy needed to raise the temperature of 10.0 gram of iron from 25 Celsius to 500 Celsius if specific heat capacity of iron is 0.45 joule Celsius ground. जूल पर डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन्स, सॉरी ग्राम्स. B. What mass of रुक जा बेटा यहीं पर ही. आपको बोल रहे हैं व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आयरन फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस ऑफ 10 grams of iron with the specific heat of 0.45 joule per degree Celsius gram. हमारे पास फॉर्मूला था Q is equal to mc delta T. ये लो. M है बेटा हमारे पास, यस. C है हमारे पास, यस. T है हमारे पास, यस. 475 सॉरी 500 माइनस 25. बेटा जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है. डेल्टा टी जब निकलता है, चाहे डिग्री सेल्सियस में निकले चाहे केल्विन में निकले, इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम. सो वी नीड नॉट टू चेंज द डिग्री सेल्सियस टू केल्विन्स. When we are going for delta T, we need not to change degree Celsius to Kelvin because answer would come out to be same. 475 डिग्री सेल्सियस या 475 केल्विन, सेम आंसर वुड बी देयर. कोई डिफरेंस नहीं आएगा. बेटा इसमें भी 273 ऐड करेगा, इसमें भी 273 ऐड करेगा, दोनों में से तो कॉमन ही आ जाएगा ना इवेंचुअली, माइनस तो होएगा ही. तो इसलिए इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं सो 10 into 0.45 into 475 इट कम्स आउट टू बी शायद से 2137.5 जूल्स. 2137.5 जूल्स. आगे क्या बोल रहे हैं साक्षी बी पार्ट में बेटा? What mass of gold is of specific heat capacity of 0.13 joule Celsius can be heated through the same temperature difference when supplied with the same amount of energy as in A. बेटा सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो जो ए में रिलीज हुई, सेम टेम्परेचर डिफरेंस है जो ए में था 475 डिग्री सेल्सियस. बस अब आपको क्या बोला है, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो गई है क्योंकि सब्सटेंस चेंज हो गया. पहले आयरन था अब गोल्ड हो गया. तो बोल रहे हैं उसका मास निकालो, कितना मास होएगा. फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने, Q is equal to mc. सो m हमको निकालना है बेटा. Q हमारे पास है C
0.13 डेल्टा टी 475, m क्या आ गया बेटा? बेटा एक बार मास बता दो क्या आ रहा है? 34 पॉइंट समथिंग. This is the mass of gold that need to be heated to a temperature difference of 475 degrees Celsius, having specific heat to be 0.13 to raise its temperature by 475 degrees Celsius. बोलो दिक्कत? Note it down. Those who haven't noted down can note it down and move further as well. So solved question number 1 मैंने कराया है. इसमें 3 अनसॉल्व क्वेश्चंस है. ट्राई करोगे, प्रॉब्लम आएंगी. आई एम श्योर अबाउट दैट. डोंट वरी अबाउट इट. एटलीस्ट यू वुड गो फॉर इट. होएंगे नहीं होएंगे दैट्स अ डिफरेंट केस, बट आप एटलीस्ट ट्राई करोगे इन तीनों क्वेश्चंस को. तीनों अनसॉल्व क्वेश्चंस. सो इन टोटल वी आर हैविंग विद 19 क्वेश्चंस. फर्स्ट इंटरनल एनर्जी के 9, सेकेंड वाले के 6 एंड इसके 4. 1 सॉल्व 3 अनसॉल्व. हाँ बेटा, सर बाकी 10 क्वेश्चंस करने हैं. बाकी 10 क्वेश्चंस करने. और बाकी और 10 क्वेश्चंस करने हैं मेरे अक्सर पूरे 15 पहले के 9 कह रहे और अभी 10 अलग कह रहे. समझ में आई मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? 19 के 19 क्वेश्चंस फिर से होने चाहिए. अब क्लियर हो गई? पक्का? ये रिकॉर्डिंग में भी आ रही है. अगर देखनी हो रिकॉर्डिंग देख लियो, वहां पे भी सुनाई दे जाएगा. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. 1 to 9 ऑफ इंटरनल. 1 to 9 में क्या है? 1 to 4 सॉल्व्ड है, 1 to 5 अनसॉल्व्ड है इंटरनल एनर्जी के. एंथैल्पी के 1 and 2 सॉल्व्ड हैं एंड 1 to 4 अनसॉल्व्ड हैं. हीट कैपेसिटी के फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व्ड है एंड 1 to 3 अनसॉल्व्ड हैं. टोटल कम्स आउट टू बी 19 क्वेश्चंस. We should be having with 19 questions and in a sequence. Maximum of them I have done it over here only. कुछ ही तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं. ट्राई करके कोशिश करोगे करने की. क्लियर है बात? हाँ, आप समझ में आ गई या ऊपर से? समझ में आ गई. ठीक है, हो जाएंगे अब. यस सर. कितने क्वेश्चंस करने हैं? पूरे 19 क्वेश्चंस. ठीक है, 10 तो नहीं ना? ठीक है, नोट डाउन कर लो.